ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ 9 ಲೈವ್ ವಾಹಿನಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸಂಜನಾ ಸಂತೋಷ್ ಮಂಗಳೋಡೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇನ್ನೇನು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಭಯ ಕಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ 9 ಲೈವ್ ವಾಹಿನಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಂಬುವ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲಕ ತಜ್ಞರ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಿದ್ಧತೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಯಾವುದು, ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಭಾಗಗಳ್ಯಾವುವು ಅನ್ನುವುದೆಲ್ಲವನ್ನು ಆಯಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವರು ದುರ್ಗಾ ಪೂಜಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮ 9 ಲೈವ್ ವಾಹಿನಿಯ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ? ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ದುರ್ಗಾ ಪೂಜಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ. ಈಗ ಕಳೆದ 16-17 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ, ಹಿಂದಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 2 ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, 2 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಈಗ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಿಂದಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯ ಪರಿಚಯ. ಬನ್ನಿ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ 10th ಹುಡುಗರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು 10th ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, SSLC ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಕ ಗಳಿಸಬೇಕಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಸೆ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೇಡಮ್, ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಮೀನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ನೀವು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗಾಯ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಮೇಡಮ್. तो परीक्षाओं के लिए आपकी तैयारी पहले से ही शुरू करनी है, लेकिन जैसे जैसे परीक्षाएं नजदीक आती है तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको लेसन वाइज पार्ट के हिसाब से आप लोगों को शॉर्ट नोट्स, यानी छोटे छोटे विषयों को लेकर आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है. क्योंकि एग्जाम से पहले अगर आप सिर्फ शॉर्ट नोट्स को ज्यादा पढ़ेंगे तो आप लोगों को आसानी होगी परीक्षा देने में. अगर आप पूरा सिलेबस फिर से दोबारा पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. तो आज मैं आप लोगों को परीक्षा के पैटर्न, क्वेश्चन पेपर पैटर्न और कैसे उनको अलग करके पढ़ना है, क्वेश्चन पेपर में कैसे अलग अलग भाग दिए गए हैं, कैसे उनको पढ़ना है, उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ. सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में बता रही हूँ. सीबीएसई बोर्ड से 2 प्रकार के क्वेश्चन पेपर्स निकलते हैं, कोर्स ए और कोर्स बी. तो मैं जिस पाठशाला में पढ़ाती हूँ वहां पर कोर्स बी क्वेश्चन पेपर पैटर्न या सिलेबस पढ़ाया जाता है, जिसका सब्जेक्ट कोड है 085. तो हम लोग दक्षिण भारतीय निवासी होने के कारण यहाँ पर हमें अहिंदी क्षेत्र के वासी माना जाता है, यानी हिंदी हमारी मातृभाषा नहीं है. तो इसीलिए कोर्स बी यानी सरल हिंदी को हमारे लिए यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है. कोर्स ए जो उत्तर भारतीय यानी नॉर्थ इंडियंस के लिए जो उनकी मातृभाषा है वहां पर उनका सिलेबस होता है. हमारा सिलेबस कोर्स बी से लिया गया है. तो इस बार का जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है या प्रारूप है वो पिछले साल से थोड़ा सा बदला हुआ है, जिसमें सबसे जरूरी व्याकरण भाग में थोड़े से बदलाव किए गए हैं. पिछले साल 16 अंक के जो व्याकरण के प्रश्न उत्तर थे वो इस बार बहुविकल्पीय नहीं बल्कि 1 अंकीय अति लघु उत्तरीय यानी शॉर्ट आंसर वाले प्रश्न बताए गए हैं. तो क्वेश्चन पेपर पैटर्न में 2 भाग हम लोग पढ़ेंगे. सबसे पहला खंड अ, जिसमें होगा अपठित गद्यांश, जिसमें 2 अनसीन पैसेजेस होंगे. उसके बाद आएगा 16 अंक का ग्रामर यानी व्याकरण. उसके बाद आएगा सीन पैसेज, पठित गद्यांश यानी आपके पाठ्यक्रम में या फिर आपके सिलेबस में जो भी लेसन या पोयम है उसमें से 1 लेसन और 1 पोयम जिससे रिलेटेड बहुविकल्पीय प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप 5-5 अंक के क्वेश्चंस होंगे. उसके बाद लेसन से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स, फिर और एक पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन के क्वेश्चन एंड आंसर्स. फिर उसके बाद आएगा लेखनी पार्ट. लेखनी में पत्र, संवाद लेखन, सूचना, विज्ञापन लेखन, ईमेल राइटिंग
और लघु कथा। तो इस तरह हमारे प्रश्न पत्र में टोटली 4 भागों को डिवाइड किया गया है। उन 4 भागों में फिर से 2 भाग अलग अलग से बनाए गए हैं। तो प्रश्न पत्रिका में पहला भाग जो है अपठित गद्यांश, जो 7-7 अंक के 2 गद्यांश वहां पर आपको दिए जाएंगे। उन 7 अंकों में भी उन्होंने क्या किया है, 3 अंक बहुविकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, फिर 2-2 अंक के 2 सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। तो इस तरह हर एक पैसेज यानी हर एक गद्यांश 7 अंक का होगा, यानी 2 7 अंक के गद्यांश यानी 14 अंक। उसके बाद आएगा व्याकरण भाग, व्यावहारिक व्याकरण, जिसका हेडिंग प्रश्न पत्रिका में दिया जाता है। तो व्याकरण में आप लोगों को फिर से 4 भाग मिलेंगे। सबसे पहला भाग होगा पदबंध। पदबंध में आप लोगों को 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 4 के उत्तर आपको देने हैं। फिर उसके बाद आएगा समास। समास में भी फिर से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 4 आप लोगों को 1 अंकीय या अति लघु उत्तर वहां पर लिखना है। उसके बाद अगला आएगा आप लोगों का रचना के आधार पर वाक्य के भेद, जहां पर आप लोगों को फिर से 5 प्रश्न, जिसमें से 4 आपको चुनकर लिखने हैं। फिर अंत में आएगा मुहावरे। मुहावरों में आप लोगों को 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन उसमें से आपको सिर्फ 4 लिखने, तो वो 16 अंक के हो गए। तो पहले के 14 और यहाँ के 16। तो इस तरह ये 40 अंक का प्रश्न पत्रिका पहला भाग का हो गया। फिर दूसरे भाग में आप लोगों को आएंगे सीन पैसेज यानी पठित गद्यांश। गद्यांश का एक भाग होगा जिसको आपने पहले आपके पाठ्यक्रम में पढ़ा है। तो 10वीं कक्षा के लिए 2 पुस्तक हैं, एक है स्पर्श भाग 2 और एक है उसका सप्लीमेंट्री बुक संचयन भाग 2। तो स्पर्श और संचयन दोनों भाग में से किसी भी इसका एक पैसेज आएगा आप लोगों को, जिसमें 5 बहुविकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। फिर उसके बाद स्पर्श भाग के ही आप लोगों को 4 प्रश्न पूछे जाएंगे 2 अंक के लिए, जिसमें से आपको 3 लिखना है। फिर उसके बाद आएगा और एक सीन पैसेज या पोयम, जो आपको 5 अंक का होगा और वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस होंगे वहां पर। उसके बाद नेक्स्ट आएगा संचयन के प्रश्न उत्तर। तो संचयन में देखिए बच्चों 3 ही पार्ट हैं। तो 3 पार्ट में अगर 2 पार्ट आप लोग परफेक्ट हो जाते हैं तो आपके अंक आपके हाथों में है। तो यहाँ पर आप लोगों को 3 प्रश्न पूछे जाएंगे 3 अंक के लिए, जिसमें से आपको 2 लिखने। तो इसका अर्थ है ऑलरेडी आपके 6 अंक आपके पॉकेट में है। उसके बाद आएगा लेखनी पार्ट। तो लेखनी 22 अंक का पार्ट है। तो इसमें पहला आएगा आप लोगों को अनुच्छेद लेखन, जहां पर 3 अनुच्छेद के विषय आपको दिए जाएंगे संकेत बिंदुओं के साथ यानी बुलेटिन्स के साथ दिए जाएंगे। उसमें से किसी एक विषय पर आपको क्या करना है, अनुच्छेद लेखन लिखना है, कम से कम 100 से 120 शब्दों में। उसके बाद आएगा औपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र में आप लोगों को ऑप्शंस होंगे, 2 विषय दिए जाएंगे, 2 में से आपको 1 लिखना है 5 अंक के लिए। फिर उसके बाद आएगा सूचना पत्र। सूचना पत्र भी यहाँ पर आपको ऑप्शंस हैं, 2 विषय दिए जाएंगे, दोनों में से आपको 1 लिखना है 4 अंक के लिए। फिर उसके बाद विज्ञापन लेखन आएगा। विज्ञापन लेखन में भी आपको 2 ऑप्शंस हैं, यहाँ पर आप लोगों को 3 अंक के लिए 1 विज्ञापन लिखना है। उसके बाद लास्ट वाला आपका है लघु कथा और ईमेल राइटिंग, यानी आप लोगों को या तो लघु कथा लिखनी है या फिर ईमेल राइटिंग, जो 5 अंकों के लिए है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन पेपर का पूरा पैटर्न अभी हो गया, जो 40 अंक का है। ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಚಾನೆಲ್ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಾದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲೂ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ 9 ಲೈವ್ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನಾವರಣ. ರುಚಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋ ಹವ್ಯಾಸ ನಿಮ್ಮದಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅದ್ಭುತ ವೇದಿಕೆ. ಹೊಸ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಹವ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ರುಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆಸಕ್ತ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡಲೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 822778339999. ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಬನ್ನಿ, ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತವೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಮುಂದೆ ಅವ್ರೇನು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳೋಣ. मैडम आगे फिर क्या है डिटेल्स आप बच्चों को ले? तो अभी हम लोगों ने मैडम क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में जाना, जो सीबीएसई बोर्ड से हमें मिला है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि उस पैटर्न में कहाँ पर हम लोगों को ज्यादा अंक मिल सकते हैं आसानी से।
हाँ, तो दो पार्ट, दो खंड है क्वेश्चन पेपर में, खंड अ और खंड ब। तो खंड अ में हम लोग अपठित गद्यांश और ग्रामर पढ़ते हैं। खंड ब में हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स जो पाठ्यक्रम से संबंधित हैं और लेखनी। तो मेरे हिसाब से मैं बच्चों से कहना चाहूंगी, छात्रों से कहना चाहूंगी कि व्याकरण भाग, पठित गद्यांश यानी सीन, पैसेजेस और पोयम, और उसके बाद लेखनी, ये जो भाग हैं इनको आप क्या कर लीजिए, ठीक तरह से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके अंक वहीं पर मिल जाएंगे। क्योंकि पठित गद्यांश या पद्यांश यानी सीन, पैसेज या पोयम आपको वहीं पर रहेगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन और ऑप्शंस आपको नीचे मिलेंगे। 5, 5, 10 और लेखनी के 22, तो 32 मार्क्स आपके हाथों में होंगे। और उससे ज्यादा मैं कहूंगी कि लेखनी में जो आप पत्र, सूचना पत्र, विज्ञापन, ईमेल राइटिंग, इनको जो आप लिख रहे हैं, इनका प्रारूप यानी पैटर्न अगर आप परफेक्ट हो जाएंगे, आप अच्छी तरह से पैटर्न को सीख लेंगे, तो आपके लेखनी के 22 अंक कहीं नहीं जा रहे, आपको पहले से ही मिल गए। आपके प्रश्न पत्रिका को देखकर उत्तर लिखने से पहले ही आपके 22 अंक आपके हाथ में। तो इसीलिए प्रारूप जो है उनको क्या कीजिए, ठीक तरह से समझ लीजिए, क्योंकि प्रारूप में अगर विषय वस्तु में अगर आपने कुछ भी गलतियां की तो ज्यादा से ज्यादा आपके 1 अंक कटेंगे, बाकी प्रारूप के 4 अंक आपको बाकी के मिल जाएंगे। तो लेखनी में सबसे पहला अनुच्छेद लेखन होता है, जिसमें आपको बुलेटिन्स होते हैं, संकेत बिंदु होते हैं जो 6 अंक के लिए हैं। तो उसमें आप बुलेटिन्स के हिसाब से ही क्या कीजिए, अनुच्छेद लेखन का विवरण दीजिए। वहां पर आपको बुलेटिन्स हेडिंग्स में लिखकर, ऊपर उनका हेडिंग लिखकर लिखने की जरूरत नहीं है, पैराग्राफ में जो आप गद्यांश लिख रहे हैं उसमें ही उसको विवरण करते आपको जाना है। उसके बाद 10वीं कक्षा के लिए इस बार पत्र का प्रारूप जो है वो औपचारिक है, यानी ऑफिशियल लेटर। तो यहाँ पर बोर्ड ने आपको कंफ्यूज नहीं किया है, पर्सनल लेटर या ऑफिशियल लेटर, एक ही लेटर आपको दिया गया है, पूरा साल आप वही पढ़ते हैं। सिर्फ उस पत्र में आप लोगों को 3-4 अलग अलग प्रकार के पत्र, जैसे आवेदन पत्र या फिर निवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र, शिकायत पत्र, ऐसे अलग अलग पत्रों के रूप आपको पढ़ने होंगे। लेकिन जो प्रारूप होगा, जैसे आप किसको लिख रहे हैं वो सेम होगा सभी में। जैसे आप सबसे पहले जिसको आप लिख रहे हैं उनका ही वहां पर होगा, प्रेषक टू। तो अगर आपको वहां पर पेपर में पता नहीं दिया गया है कि आपको किसको पत्र लिखना है, तो आप कॉमनली सामान्य रूप से परीक्षा भवन नई दिल्ली लिख दीजिए। उसके बाद 6 अंक का पिन कोड लिखना जरूरी है। तो मैं आप लोगों को पत्र लेखन का प्रारूप बता रही हूँ। पत्र लेखन 5 अंक के लिए है। प्रारूप को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। प्रारूप के लिए 3 अंक, विषय वस्तु के लिए 2 अंक, तो 5 अंक आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो प्रारूप क्या है लेखनी का, सबसे पहले आपको किसको आप पत्र लिख रहे हैं वो 3 लाइन में आपको खत्म करना है। उसके बाद दिनांक लिखना है, फिर विषय, फिर संबोधन, फिर मुख्य विषय वस्तु, उसके बाद धन्यवाद, फिर अभिनिवेदन। अगर ये प्रारूप आप ठीक तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे तो 5 अंक आपके हो गए। उसके बाद आएगा सूचना पत्र। सूचना पत्र आपके लिए 4 अंक का दिया गया है इस बार। सूचना पत्र में सबसे पहले आपको बॉक्स बनाना जरूरी है, ऊपर संस्था का नाम लिखना जरूरी है, फिर बीच में सूचना, फिर विषय, फिर दिनांक, फिर संबोधन, फिर विषय, जिस विषय के बारे में सूचना लिखनी है वो, और अंत में किस पद से आप वह सूचना पत्र लिख रहे हैं या दूसरों को दे रहे हैं। तो बॉक्स डालना जरूरी है और ये स्टेप्स इनको फॉलो करना जरूरी है। उसके बाद आएगा विज्ञापन। विज्ञापन 3 अंक का होगा आपका। विज्ञापन में सबसे जरूरी है वस्तु का नाम, उसके बाद वस्तु का चित्र, वस्तु से रिलेटेड कोई 1-2 छोटे से स्लोगन्स या नारा आपको लिखना है, फिर वस्तु की स्पेशलिटी, उसका दाम कितना है, उसके कलर्स कौन कौन से हैं, उसको कितना डिस्काउंट मिल रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये 3 से 4 लाइन में अगर आप लिख देंगे, लेकिन आपको क्या करना है, शॉर्ट में लिखना है, उसको संक्षिप्त में लिखना है, उसको कहानी की तरह लंबा चौड़ा विज्ञापन लेखन में नहीं लिखना है। एंड में आपको कहां पर ये वस्तु मिलने वाली है, पता और फोन नंबर, तो उसके लिए भी बॉक्स बनाना जरूरी है। याद रखिए, प्रारूप में सूचना पत्र और विज्ञापन के लिए बॉक्स बनाना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आएगा लघु कथा। तो लघु कथा में कई बार एक मुहावरा दिया जाता है, एक लोकोक्ति दी जाती है, या फिर एक दोहा दिया जाता है। उससे रिलेटेड आपको एक कहानी बिल्ड करनी है, कहानी वहां पर आपको लिखनी है। तो लघु कथा में कैसे
मार्क्स आपको मिलेंगे। आपको कहानी शुरू करनी है, उसका सारांश निकलना है और उसका अंत जरूर होना है, समापन उसका अवश्य होना है और कहानी का सार अवश्य नीचे लिखना है। उसके बाद लघु कथा और आप लोगों को अथवा ऑप्शन है इस बार ईमेल राइटिंग में। तो ईमेल राइटिंग आपके लिए बहुत ही इजी है, तो मेरे हिसाब से मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि लघु कथा से ज्यादा आप ईमेल राइटिंग पर ज्यादा ध्यान दीजिए। अगर आप उसको लिखेंगे, प्रारूप लिखेंगे, तो 5 अंक आपको आसानी से मिलेंगे। तो ईमेल राइटिंग में सबसे पहले आप लिखेंगे फ्रॉम, यानी आपका ईमेल आईडी। लघु कथा से ज्यादा मैं क्यों ईमेल राइटिंग पर ज्यादा स्ट्रेस दे रही हूँ, क्योंकि ईमेल राइटिंग में आप ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मेल आईडी वगैरह आप अंग्रेजी में ही लिखेंगे, वहां पर फ्रॉम, टू, सीसी, बीसीसी, ये सब कुछ अगर आप अंग्रेजी में ही लिखेंगे तो आप लोगों को कुछ भी वहां पर आपत्ति नहीं है। तो इसीलिए ईमेल राइटिंग पर ज्यादा ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले फ्रॉम, वहां पर अलग ईमेल आईडी होना चाहिए। टू, वहां पर अलग ईमेल आईडी। सीसी यानी कार्बन कॉपी के लिए एक अलग ईमेल आईडी का एड्रेस। उसके बाद बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो चारों मेल आईडीज अलग अलग होने जरूरी है। उसके बाद दिनांक, फिर विषय, विषय के बाद आप लोग विषय विश्लेषण करेंगे, संबोधन के बाद विषय विश्लेषण, और सबसे जरूरी है ईमेल राइटिंग में समापन। तो समापन में आप अवश्य लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में कृपया मेरा ईमेल स्वीकार कीजिए। इसके बाद अभिनिवेदन और आपका नाम। तो ये रहा आपका लेखनी का पैटर्न। तो अगर ये सब कुछ आप ठीक तरह से पढ़ लेंगे तो आपके 22 अंक आसानी से आपको मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन पेपर में लेखनी के जो 22 अंक है वो बहुत ही आसान है प्राप्त करने के लिए। उसके बाद पठित गद्यांश और पद्यांश में आपको 10 अंक आसानी से मिल जाएंगे। तो आपको मुश्किल कहाँ पर हो रहा है या मुश्किल जहां पर होगा वो होगा अपठित गद्यांश, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड से जो अपठित गद्यांश दिए जाते हैं 7 अंक के, वो हमेशा कोर्स ए के गद्यांश होते हैं, जिसकी वजह से बी कोर्स वाले बच्चों को उत्तर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन मेरी सलाह क्या है, सबसे पहले जैसे आपके हाथ में प्रश्न पत्रिका मिलता है तो आप गद्यांश मत पढ़िए, आप प्रश्नों को पढ़िए। आप प्रश्नों को पढ़िए, उसके बाद क्या कीजिए, गद्यांश पढ़ते जाइए, तो आपको आसानी से उत्तर मिलते जाएंगे। और इस बार बोर्ड ने थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर में बदलाव किया है। पिछले साल व्याकरण आप लोगों को ऑब्जेक्टिव था, यानी बहुविकल्पीय था, नीचे ऑप्शंस दिए जाते थे हर एक प्रश्न के लिए। लेकिन इस बार बोर्ड ने क्या कर दिया है, ऑब्जेक्टिव निकालकर सब्जेक्टिव बना दिया है, विषय वस्तु के रूप में बना दिया है। तो वहां पर भी आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अगर आप लोगों ने वाक्य से संबंधित, उत्तर से संबंधित एक वाक्य भी अगर वहां पर आपने लिख दिया तो 1 में से आधे अंक आपको जरूर मिलेंगे। मुहावरों को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुहावरों में ज्यादा से ज्यादा आपको वाक्य में प्रयोग कीजिए या फिर फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए, मुहावरों को भरकर यही आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा पाठ से संबंधित मुहावरों को पढ़िए। तो अभी पैटर्न मैंने बता दिया मैडम, और कैसे उसको सॉल्व करना है बताया। तो सबसे ज्यादा मुश्किल बच्चों को कहाँ पर होती है, टाइम मैनेजमेंट करने में। 3 घंटे का जो उनका पेपर होता है वहां पर बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जो अपठित गद्यांश, वहीं पर ज्यादा टाइम उनका वेस्ट हो जाता है। यानी 3 घंटा में उनको ये होता है सफिशिएंट। वो लोग पेपर में लास्ट का पार्ट छोड़ के आए, बहुत लेंदी था, ऐसा सब बोलते हैं। वही वो कॉमन आंसर उनका उत्तर वही है कि लेंदी था पेपर। लेंदी बिल्कुल नहीं होता है, हम लोग मैनेज नहीं कर पाते, यानी छात्र उसको ठीक तरह से मैनेज नहीं कर पाते हैं कि किस प्रश्न को कितना समय देना है। कुछ बच्चे तो बहुत ही होशियार होते हैं, जो आता है उत्तर उससे लिखना शुरू कर देते हैं। जो डिफिकल्ट है, जो उनको कठिनाई महसूस हो रही है, वो प्रश्न वो अंत में रख लेते हैं। लेकिन अंत में भी उनको अगर समय कम पड़ गया तो वहां पर भी उनके अंक जाने के चांसेस बहुत हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आप कैसे समय का विभाजन कर लीजिए, कि प्रश्न पत्रिका सॉल्व करते समय, उसका हल करते समय आपको कैसे समय को मैनेज करना है, कैसे समय को आप नियमित रूप से अगर आप ठीक तरह से उपयोग करेंगे तो आप सारे प्रश्न आसानी से 3 घंटे में लिख देंगे। विषय भाषा जो है, हिंदी आपके लिए बहुत ही आसान है।
दूसरे भाषा से लेकर अगर आप हिंदी से कंपेयर करेंगे तो हिंदी आजकल बच्चों के लिए आसान भाषा है, क्योंकि फिल्मों के गाने सभी हिंदी में ही उनको अच्छे लगते हैं। आजकल बच्चे हिंदी इंटरेस्ट ज्यादा लेते हैं। नेशनल लैंग्वेज भी है ना मैडम? एक्चुअली नेशनल लैंग्वेज नहीं है मैडम हिंदी। जब हम लोग पढ़ते थे हम लोगों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पर ही पढ़ा था, लेकिन आज वो राजकारिक भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्योंकि राष्ट्रभाषा हिंदी को लेकर बहुत सारे विवाद शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से उसे राष्ट्रभाषा से हटाकर राजकारिक भाषा या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर अभी अपनाया गया है। राष्ट्रभाषा करके कुछ नहीं है मैडम, उसको कहना भी मना है मैडम। लेकिन हिंदी में बच्चे आसानी से स्कोर करेंगे ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो हर जगह हिंदी में ही बात करते हैं। मेरे हिसाब से तो टीचर्स का योगदान ज्यादा रहता है बच्चों से और पेरेंट्स से भी। अगर जैसे टीचर्स सिखाएंगे और बच्चे ग्रैप्स करेंगे उस पे भी जाता है मैडम। सही है मैडम, लेकिन हिंदी को लेकर मुझे जो अभिमान है उसके हिसाब से मैं कह सकती हूँ कि बच्चे हिंदी में आसानी से लिखेंगे। 100% मैडम, आप हिंदी टीचर है, अभिमान तो रहेगा आपको। और फिल्मों का असर इतना है मैडम बच्चों पर, तो हिंदी उन्हें आसान लगता है। सच में मैं भी जब पढ़ती थी ना हिंदी मुझे इजी था, मेरा सब्जेक्ट भी हिंदी था। इवन दो आई वाज इन कॉलेज आई हैव सेलेक्टेड हिंदी ओनली, हिंदी एंड इंग्लिश वाज माय सब्जेक्ट। जब मैं स्कूल में थी मैडम, हाई स्कूल में, तो मेरे टीचर से इंस्पायर होकर मैंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया कि मुझे हिंदी टीचर ही बनना है। तो वो मैंने पूरा किया। मैंने मेरे हिंदी टीचर से इतना सीखा, तो आज भी मैं उन्हें याद करती हूँ। देखो हिंदी टीचर के लिए इससे बड़ा सम्मान क्या होगा कि आप टीचर बन के अपने टीचर को याद कर रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को प्रारूप बताया था हिंदी क्वेश्चन पेपर का, जिसमें सबसे पहले अपठित गद्यांश 2 आएंगे 7 अंक के लिए। तो वहां पर बच्चों को ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मिनट लेने हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप प्रश्नों को पढ़ लीजिए, उसके बाद पैसेज पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि प्रश्न ऑलरेडी आपके दिमाग में होता है। तो आप जैसे जैसे पैसेज पढ़ते जाएंगे आपको उत्तर आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, एक बार पैसेज पढ़ते हैं, फिर प्रश्नों को पढ़ते हैं, फिर वापस पैसेज पढ़ने लगते हैं। तो यहाँ पर उनका समय व्यर्थ होता है। तो इससे अच्छा है कि प्रश्नों को पहले पढ़ लीजिए, 1 नहीं 2 बार पढ़ लीजिए, फिर पैसेज पढ़िए, तो आपको उत्तर आसानी से मिल जाएंगे। तो अपठित गद्यांश जो 2 हैं, दोनों को मिलाकर अगर आप 20 से 25 मिनट में उसको हल कर देंगे तो आगे आपका पेपर बहुत ही इजी होगा। उसके बाद 16 अंक का जो आपका व्यावहारिक व्याकरण है, तो वहां पर आप लोगों को इस बार ऑप्शंस नहीं है, आप लोगों को लिखना है। तो ऑप्शन आप लोग चूज करते हुए मत बैठिए, उत्तर जो आपको याद आता है उसको लिखना शुरू कीजिए। हर एक टॉपिक, हर एक विषय के लिए, जैसे पदबंध के लिए 5 से 6 मिनट, समास के लिए 6 मिनट, फिर रचना के आधार पर 6 मिनट, और मुहावरों के लिए। तो मुझे लगता है मुहावरों में आप लोगों को ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि सूटेबल मुहावरा आपको याद करके वहां पर लिखना है। नीचे इस बार आपको ऑप्शंस नहीं होंगे। कुछ बच्चे तो क्या करते हैं मैडम, अगर उत्तर नहीं मिला तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बई बो जो आता है उसको लिख कर आ जाते हैं। लेकिन इस बार आप लोगों को ना ही अक्कड़ बक्कड़ है ना ही बम्बई बो है, तो आपको सोचकर कुछ ना कुछ लिखना है। और एक इस साल का फायदा मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। पहली बार आप लोगों पर ये प्रयोग हो रहा है, सब्जेक्टिव टाइप पहली बार फर्स्ट बैच पर हो रहा है। तो मेरे हिसाब से प्रश्न पत्रिका थोड़ा सा इजी होगा, सरल होगा, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पठित गद्यांश, तो पठित गद्यांश ज्यादा टाइम लेने वाला विषय ही नहीं है, क्योंकि वहां पे ही पैसेज, वहां पे ही उत्तर, और आप लोगों ने पहले ही उसको पढ़ा है। पाठशाला में टीचर्स ने आप लोगों को सिलेबस के तौर पर उसको पढ़ाया है, और नीचे आप लोगों को ऑप्शंस भी होंगे। तो उसके लिए आप ज्यादा टाइम मत लीजिए। दोनों पैसेज के लिए 5-5 मिनट काफी है आप लोगों के लिए। फिर प्रश्न उत्तर में आपके टीचर्स आप लोगों को बता देते हैं कि कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट है स्पर्श में। तो कुछ पार्ट ऐसे हैं जिनके प्रश्न लगातार आते ही रहते हैं हर साल, जैसे बड़े भाई साहब फिक्स है, पोयम में मनुष्यता आपके लिए फिक्स है, आत्मात्राण आपके लिए क्वेश्चन आना है उसका ही। तो इस प्रकार कुछ पार्ट हैं जिनको आप क्या कर लीजिए, मेरे ख्याल से रट्टा मार लीजिए। आप लोगों को प्रश्न उत्तर पढ़ने से ज्यादा मैं इंसिस्ट करूंगी कि आप पाठ पढ़ लीजिए। पाठ का जो सारांश है उसको आप क्या कीजिए, ठीक तरह से याद कर लीजिए। तो वहां पर भी आप लोगों के ज्यादा टाइम नहीं लगेंगे, 10 से 12 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट, क्योंकि इस बार बोर्ड ने आप लोगों को 2 अंक के प्रश्न दिए हैं। पिछले साल 3 अंक के आप लिखते थे, 80 to 100 वर्ड्स, यानी 80 से 100 शब्दों में आप लिखते थे। इस बार 60 to 80 वर्ड्स में लिखेंगे। आपको वहां पर शब्दों की सीमा कम हो गई है,
अंक भी कम मिल रहे हैं, तो 2 अंक का है, 2 अंक के लिए आप लोग 3 से 4 लाइन। और सबसे महत्वपूर्ण मैं बताने वाली हूँ कि आप जब भी प्रश्न उत्तर कविता का भावार्थ लिख रहे हैं तो कवि का नाम, कविता का नाम जरूर लिखिए। तो इससे क्या होगा, आपकी शब्दों की सीमा ज्यादा बढ़ेगी, वहां पर शब्द ज्यादा होंगे, और इवैल्यूएटर को, जो परीक्षा पत्रिका को, उत्तर पत्रिका को करेक्ट करता है, उसको लगेगा कि इस बच्चे को ज्यादा जानकारी है, उस पर आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। तो आप कविता का नाम और कवि का नाम अवश्य लिखिए। उसके बाद आप क्या लिखिए, सन्निवेश, कविता या पाठ का जो सन्निवेश है, जो क्वेश्चन से, प्रश्न से रिलेटेड है, उसको 1 लाइन में आप लिख दीजिए। उसके बाद 2 लाइन में आपका उत्तर काफी हो जाएगा। उसके बाद संचयन देखिए बहुत ही आसान है ही 3 पार्ट आप लोगों को। तो 3 पार्ट से रिलेटेड 3 प्रश्न आएंगे, जिसमें से 2 आपको लिखने हैं 3 अंक के लिए। तो मेरा सुझाव है कि आप 2 लेसन, आपके मनपसंद लेसन परफेक्ट हो जाइए। तो यहाँ पर आप लोगों को पहले से मैं कह सकती हूँ कि क्वेश्चन पेपर आउट है, लीक आउट हो गया है, क्योंकि 2 ही प्रश्न आप लोगों को लिखने हैं। तो 2 लेसन आप परफेक्ट हो जाइए। मैं वही बताती हूँ मैडम मेरे बच्चों को कि 2 लेसन, आपके मनपसंद लेसन कौन से हैं, और वो लेसन्स भी कैसे हैं मैडम, कहानियां हैं। तो बहुत ही सुंदर है कहानियां, हरिहर काका है, एक टोपी शुक्ला है, और एक सपनों के से दिन। तो ये सभी बच्चों से संबंधित ही है। समझ गए तो जैसे आप कार्टून वगैरह देखते हैं एक एपिसोड, तो वैसे ही आप उसको अगर पढ़ लेंगे तो आसानी से आपके 6 अंक मिल जाएंगे। डरना नहीं है, डरना नहीं है, और कुछ नहीं आता है सोचना नहीं है। हाँ, क्योंकि कहानियां हैं तो कुछ ना कुछ याद तो आएगा आपको। प्रकार बता रहे उतना टफ तो नहीं है मेरे हिसाब से, बिल्कुल भी नहीं है मैडम, इतने इजी तरीके से बताए। प्लस आप बोल रहे कि आपका पसंदीदा लेसन आप पढ़ लीजिए, गारंटी ये क्वेश्चन इस लेसन से आएगा करके आप बोल रहे। तो क्योंकि वहाँ पर है ही 3 लेसन मैडम, तीनों लेसन से 3 प्रश्न आएंगे, तो जिसमें से 2 लिखना है। तो आप परफेक्ट हो सकते हैं पहले से, आपका चॉइस है। यहाँ पर बोर्ड ने आपको दे दिया है, बच्चे मेंटली प्रिपेयर रहना, इसमें किसी टफ ही नहीं है हिंदी पेपर आपके हिसाब से। तो और हमारे हिसाब से नहीं है मैडम। बच्चों आप जो बोल रहे मुझे भी इजी लग रहा है। टीचर्स हो गए, हम भी जो सुन रहे हैं ना, पढ़ेंगे तो थोड़ा कंसंट्रेशन और थोड़ा पढ़ेंगे तो 100% दे विल स्कोर, ऐसा है ये। उसके बाद लास्ट वाला रचनात्मक विभाग आएगा, यानी लेखनी विभाग, जहाँ पर पत्र के लिए 10 से 12 मिनट, फिर बाकी सभी के लिए अगर आप 10-10 मिनट भी व्यय करेंगे तो आपका 3 घंटा आसानी से होगा। और मुझे लगता है कि लास्ट के 10 मिनट आपके बचेंगे, तब आप और एक बार अपनी पत्रिका पूरी तरह से चेक कर सकते हैं कि मैंने कहीं पर कुछ छोड़ तो नहीं दिया है, कुछ छूट तो नहीं गया है मुझसे, कहीं पर कुछ अंडरलाइन करना है, कहीं पर हेडिंग लिखनी है, वगैरह वगैरह। तो आसानी से आप ऐसे, अगर मैंने जैसे बताया 25 मिनट का, 6 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 12 मिनट का टाइम लगाकर अगर आप प्रश्न पत्रिका को सॉल्व करते जाएंगे, उसका हल निकालते जाएंगे, तो आसानी से 3 घंटे आपके वहां पर लग जाएंगे। तो ये था आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट, कि कैसे आप लोगों को एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे को सही रूप से इस्तेमाल करना है। इसके बाद और एक सैंपल क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। पहले पूरा सैंपल क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें आप लोग देखेंगे कि अपठित गद्यांश, पठित गद्यांश, ग्रामर के प्रश्न कैसे आएंगे। फिर और एक इसमें मैं उसके उत्तर बताऊंगी आप लोगों को। मैडम अभी मैंने पूरी तरह से बता दिया है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि बच्चों को कुछ और मुश्किलें आ सकती है, कुछ परेशानियां हैं, तो आप पूछिए मैडम। आप पेपर लिखते हैं हिंदी पेपर, नीटनेस कितना जरूरी है मैडम? नीटनेस बहुत, नीट नहीं रहता है, खराब रहता है, वो बच्चे क्या कर रहे हैं? तो उनके लिए सबसे मेन मैडम, बोर्ड का जो पेपर होता है ना, वो हॉरिजॉन्टल होता है मैडम, आड़ा होता है। तो उसके हिसाब से बच्चों का जो हैंड राइटिंग है ना, वो नीट ही जाएगा मैडम। हाँ, नीट ही जाएगा, क्योंकि वहां पर उनको ज्यादा स्पेस मिल रहा है लिखने के लिए। और अगर बच्चों की हैंड राइटिंग ठीक नहीं है, तो मैं मेरे क्लास में क्या सलाह देती हूँ कि 1 लाइन छोड़ के 1 लाइन लिखिए। ओके, हाँ, नीटनेस आएगा। और हिंदी हमेशा ऊपर के लाइन से चिपका कर लिखिए, क्योंकि मात्राओं को लिखना आसान होगा। मात्राओं को वहां पर अगर आप ठीक तरह से नहीं लिखेंगे तो आपका उत्तर वहां पर गड़बड़ हो सकता है।
मैडम स्क्रैचेस डालने का कुछ लोगों बच्चों में हैबिट रहता है, स्क्रैचेस से भी वो प्रॉब्लम हो सकता है ना, क्वेश्चन पे जो ये करेक्शन के आए रहते हैं ना टीचर्स, उनको प्रॉब्लम होगा या वो मार्क्स भी काट सकते हैं, उन वैसे बच्चों के लिए क्या बोलना चाहिए? तो सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि आप गलतियां कम कीजिए या गलती कीजिए ही मत। अगर हो जाए तो पेन से उस पर स्क्रैच मत डालिए, पेंसिल से 1 या 2 लाइन, उसको पूरी तरह से गाढ़ा मत कीजिए। हाँ पीछे साइड भी वो डार्क हो जाता है और क्या लगता है इवैल्यूएटर पर बैड इंप्रेशन पड़ता है कि इसने इतनी सारी गलतियां की है तो शायद इसे उत्तर पता नहीं है। हाँ, तो मैं क्या कहती हूँ कि मात्राओं में गलतियां होती है बच्चों से, वो आम बात है मैडम, क्योंकि वहां पर वो जो सोचते हैं उनका लिखना वैसा ही होता है, तो उसके हिसाब से वो लिखते हैं। और मैं ये नहीं कह सकती कि वो पूरा ऐसे बुक लैंग्वेज ही लिखते हैं, नहीं, उनका जो उस टाइम पे जो होता है विषय दिमाग में वो लिख देते हैं, उनकी भाषा थोड़ी सी ग्रामेटिकल नहीं होती है वहां पर, तो वहां पर कुछ गलतियां हो जाए तो मेरी सलाह है कि पेन से उसे स्क्रैच मत कीजिए, पेंसिल से 1 या 2 लाइन उसे स्क्रैच कीजिए या फिर आप उसे सर्कल करके रख दीजिए। हाँ चलेगा, बोर्ड एग्जाम्स में हाँ चलेगा मैडम। फिर उत्तर जहां पर आप लिख रहे हैं, स्पर्श और संचयन के जो उत्तर आप लिख रहे हैं, वहां पर जो मेन पॉइंट्स होते हैं मैडम, जैसे व्यक्ति का नाम हो सकता है, गांव का नाम हो सकता है, तो मैं कहूंगी कि आप उसको अंडरलाइन कीजिए, ओके, नीटनेस के लिए। और ऐसा लगेगा जैसे बच्चे को पता है बहुत कुछ। मैडम अंडरलाइन पेंसिल कलर नहीं, पेंसिल से आप कीजिए, सिर्फ पेंसिल, नॉर्मल पेंसिल। और सिर्फ विज्ञापन लेखन में आप कलर पेंसिल्स का यूज कर सकते हैं, वो भी लाइट 1 या 2 कलर के, लेकिन उस दौरान बच्चों को वो सूझता ही नहीं है मैडम। अगर करने वाले हैं तो लाइट कलर का, वो भी कम, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पेंसिल्स यूज करते हैं, क्योंकि मैंने जो पेपर इवैल्यूएशन में देखा है तो करते हैं बच्चे थोड़े से कलर वगैरह। आप इवैल्यूएशन को जाते हैं? मैं सीबीएसई का 1 बार गई हूँ मैडम, स्टेट का मैं 4 बार गई। अब आप मिस्टेक, कैसे मिस्टेक को, कितने मिस्टेक पे कितना मार्क्स कट करते हैं? मींस बच्चों को समझ में आना चाहिए इतना मिस्टेक करेंगे तो कितना। अब देखो आप जो बोले दे कैन स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इफ दे विल प्रैक्टिस द पैटर्न यू हैव टोल्ड। अब बच्चे ये सब प्रैक्टिस करने के बाद स्पेलिंग मिस्टेक तो करते हैं, कितना अवॉइड करना चाहिए मिस्टेक्स ऐसे? अभी मैडम क्वेश्चन एंड आंसर्स में तो अगर मिस्टेक्स ज्यादा है, एक आंसर में अगर 4 से 5 मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स दिखाई दे रहे हैं तो वहां पर आधे मार्क्स कटेंगे मैडम। अब 1 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स का है तो आधे तो कटेंगे मैडम। अगर रिलेटेड नहीं है, उत्तर रिलेटेड नहीं है प्रश्न से, तो वहां पर 0 हो जाएगा। और 2 मार्क्स का है तो भी 4-5 इसमें हाफ मार्क्स कटेंगे मैडम। लेखनी में प्रारूप पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। हाँ। विषय वस्तु के लिए 2 है तो प्रारूप के लिए 3 है। तो प्रारूप अगर बच्चे ने ठीक से लिखा है, विषय वस्तु में अगर मिस्टेक्स हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं या फिर सेंटेंस फॉर्मिंग करेक्ट नहीं है, वाक्य रचना में थोड़ी सी गलतियां हैं, तो वहां पर आधे अंक कटने के संभावना है मैडम। कटेंगे 100%, फिर भी आप बोल रहे 5 पे, फिर भी वो प्रिपेयर रहना है मिस्टेक के बिना करने का करके। हमारे जनरेशन के हिसाब से अगर हम देखेंगे मैडम, तो इस जनरेशन के बच्चों का लिखना बहुत कम है, बहुत यानी बहुत कम, 1 वर्ड आंसर्स, और इजी है और लेंदी नहीं है मैडम, लेंदी नहीं है और फिक्स्ड है मैडम। हमारी तरह सब कुछ नहीं पढ़ना है, उनके लिए फिक्स्ड है। डे 1 से दे दिया है बोर्ड ने, सिर्फ उसको ही पढ़ना है। हमारा पूरा सिलेबस, हम लोग ऐसे गुच्छे के गुच्छे पढ़ते थे, पढ़ना था हम लोगों को, तो उसके हिसाब से बच्चों के लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए, लेकिन स्पेलिंग्स उनको प्रैक्टिस करना है। क्योंकि कट होते हैं मैडम। नीटनेस, पेपर पैटर्न तो समझ में आया, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपने बताया। मैं ये सब करने के बाद भी नीटनेस और स्पेलिंग मिस्टेक, स्क्रैचेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर करेक्शन करने वाला टीचर इम्प्रेस हो गया तो काटेगा नहीं मार्क्स, आउट ऑफ 100% आप गेन कर सकते हैं मार्क्स मैडम के हिसाब से। और आई ऑल्सो थिंक इम्प्रेशन इज बेस्ट। अब गुड लुकिंग, अगर हम अच्छे दिख रहे हैं तो हमारा इम्प्रेशन दूसरा आता है। वैसे ही अगर वो पेपर देखते ही पेपर में इतना नीट है पेपर बोलने के बाद वो मिस्टेक नहीं ढूंढेंगे। दिस इज इम्पोर्टेंट मैडम। और लास्ट और एक मैं बताना चाहती हूँ मैडम, लेखनी में जो अनुच्छेद, पत्र, सूचना, विज्ञापन, ईमेल है, वो हर एक टॉपिक
सेपरेट पेज में बच्चा अगर लिखेगा, जैसे पत्र एक ही पेज में, इम्पोर्टेंट है। तो कुछ बच्चे करते हैं कि लेटर राइटिंग शुरू करते हैं, पत्र लिखना एक पेज में आधा हो जाता है, उसके अगले पेज में आधा लिखते हैं। इससे अच्छा है कि बोर्ड आप लोगों को बहुत ही मोटा उत्तर पत्रिका प्रोवाइड कर रही है। 36 पेजेस का, 36 पेजेस का आपका पेपर सेट होता है, पूरा बेंडिंग वाला होता है, तो आपको सप्लीमेंट की जरूरत ही नहीं होती है। लेकिन जब आप लिखना शुरू करें तो ध्यान रखिए कि एक पेज में लेखनी का एक ही पार्ट हो, जैसे पत्र पूरा एक पेज में, विज्ञापन एक में। हाँ, तो इससे क्या होगा, अच्छा लगेगा, आपका लिखा हुआ अच्छा लगेगा। और पेजेस ऐसे पलट कर देखने में कभी कभी क्या मिस्टेक हो जाता है, कभी कभी आंख की चूक हो गई और एक पेज पलटा दिया, चेक करते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ चांस क्यों लेना है। तो लेखनी क्या कीजिए, सारे विषयों को अलग अलग पेज में ही लिखिए, एक पेज में 2 विषयों को जोड़कर मत लिखिए। मैडम, इतना विस्तार से आपने हमारे बच्चों को कैसे पेपर सॉल्व करना है सब कुछ आपने बहुत विस्तार से और अच्छी तरह से बताया। मैडम, लास्ट में कुछ भी और थोड़ा माहिती या कुछ भी आपको बच्चों को बताना है तो बोल सकते हैं। मैं कहूँगी कि विषयों को लेकर, भाषा विषयों को लेकर आप ज़्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि भाषा में आप बहुत अच्छे तरह से स्कोर कर सकते हैं, चाहे वो अंग्रेजी हो, हिंदी हो, कन्नड़ हो या दूसरी कोई भी भाषा हो। हर एक भाषा में, क्योंकि भाषा हमारे मन से निकलती है, हमारी बुद्धि से नहीं, हमारे मन से निकलती है, तो भाषा में हम हमेशा क्या रहते हैं, सदृढ़ रहते हैं। तो उस भाषा से आप अच्छी तरह से स्कोर कर सकते हैं। तो भाषा को लेकर कभी भी मन में दुविधा मत रखिए कि इस भाषा में मुझे इतने अंक मिलेंगे या नहीं। कोई भी भाषा हो, भाषा को आप अच्छी तरह से लिखेंगे तो उसके अंक पूरे के पूरे आपको मिलेंगे। और परीक्षा को लेकर सबसे पहली बात, भय मत रखिए। परीक्षा भय का एक कारण नहीं है, भय नहीं है। अगर हम कहेंगे परीक्षा भय नहीं है, डोंट कीप एग्जाम फियर। आराम से रहिए, आराम से खाइए, 6 से 8 घंटों की आपकी नींद पूरी कीजिए, लेकिन पढ़िए। अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए, उसके हिसाब से आप क्या कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए। और क्वेश्चन एंड आंसर से ज्यादा मैं कहूंगी कि आप पार्ट को ज्यादा पढ़िए। कोई भी विषय हो, मैथ्स को छोड़कर, गणित को छोड़कर, आप बाकी विषयों को ना क्वेश्चन एंड आंसर से ज्यादा आप पार्ट पर ज्यादा ध्यान दीजिए। ಮೇಡಮ್, ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಿಂದಿ ಟೀಚರ್ ಇದ್ರು, ದುರ್ಗಾ ಪೂಜಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವರು ಹಿಂದಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಆರಾಮಾಗಿ 32 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಮೇನ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಗದ್ಯ ಭಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಓದೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ರೀಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದೇನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಇರ್ತದ ಅದನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆ ಕ್ವಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಹಳ ಈಸಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕ ಇಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕಿಯವರಿಗೆ ಕರೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು 10th SSLC ಎಕ್ಸಾಮ್ CBSE ಬೋರ್ಡ್ ಹೇಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬಹುದು, ಮಿನಿಮಮ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ 100% ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೆದರ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರಿ 9 ಲೈವ್, ಇದು ಸತ್ಯದ ಪ್ರತಿರೂಪ.